नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक सर्किल यानी कि वृत्त है। इससे पहले के जो टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, और उसके बाद में स्टैटिक्स, और उससे पहले एक और टॉपिक था जो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें हमने आयतन जाना था सभी का, ठीक, मेंसुरेशन, सॉरी। तो मेंसुरेशन हो गया। ये 4 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां टॉपिक हमारा सर्किल है, वृत्त का। तो चलिए इसको पढ़ते हैं पूरी ऊर्जा के साथ में, और अपनी सीट की पेटियों को भैया बांध लीजिए, भूचाल आने वाला है इस चैनल पर, पृथ्वी पे नहीं, ठीक है। तो देखते हैं सर्किल को बहुत डीप में, वृत्त को, क्या होता है वृत्त। और कोशिश ये रहेगी कि ये क्लास जो मैं बाइलिंगुअल रखूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किल को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो वृत्त होता है, सर्कल होता क्या है, वो होता क्या है। यानी कि एक कोई बिंदु है, इसके परते अगर कोई इस तरह की रेखा खींची जाती है, इसके परते चारों तरफ अगर कोई इस तरह की रेखा खींची जाती है, तो वो क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है, ठीक है। समतल में एक बिंदु की परते खींची गई रेखा वृत्त कहलाएगी, ठीक। परते खींची गई, तो इसके चारों तरफ जो खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? वृत्त कहलाएगी। इसका आकार आप प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसे देख सकते हो कि वृत्त क्या क्या चीजें हैं। जैसे आपने मम्मी की चूड़ी देखी होगी, मम्मी की रोटी देखी होगी, पापा की साइकिल का टायर देखा होगा, मोटरसाइकिल का टायर देखा होगा। वो सब के सब कैसे हैं? इस सर्किल की शेप में है, ठीक। तो रिंग देखी होगी कभी आपने, यानी अंगूठी, तो सबके सबके शेप में है, वृत्त की शेप में है। ये हमारा क्या बन गया? वृत्त, यानी कि सर्कल। तो देखते हैं, ये हमारा जो एक बिंदु है जिसके परते ये लाइन जो रेखा खींची गई है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? हमारा केंद्र, ठीक है। क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। यानी कि हिंदी में इसको कहें तो हम क्या कहेंगे? सेंटर। वो सॉरी, इंग्लिश में कहें सेंटर, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? केंद्र, ठीक। तो ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो लाइन इसके परते खींची गई थी, ये क्या कहलाएगी? हमारी परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। यानी कि इंग्लिश में कहें तो इसको सर्कमफेरेंस कहेंगे। CIRCUMFERENC, सर्कमफेरेंस, ठीक। तो केंद्र यानी कि सेंटर, परिधि, ये दो चीजें हो गई। अब देखो, केंद्र से कोई एक रेखा जब हम खींचेंगे, कहां तक? परिधि तक। केंद्र से परिधि तक, यानी कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक कोई अगर रेखा हम खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, तो वो कहलाएगी हमारी क्या? रेडियस। रेडियस यानी कि त्रिज्या। क्या कहलाएगी? त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, ये त्रिज्या होगी। यहां से यहां तक हमने इसको खींचा था, तो ये केंद्र से कहां तक थी? परिधि तक। तो केंद्र से हम इधर भी खींच दें परिधि तक, इधर भी तो क्या कहलाएगी? इधर भी तो रेडियस ही कहलाएगी, समझ गए। यानी कि केंद्र से हमने यहां खींचा था परिधि तक, और यहां भी क्या खींचा? केंद्र से परिधि तक खींचा है। तो केंद्र से परिधि तक की हमारी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि एक ये भी त्रिज्या यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक, ये भी त्रिज्या R ले लिया हमने इसको। देखो, तो केंद्र से लेकर के, सॉरी, सर्कमफेरेंस से लेकर के सर्कमफेरेंस तक कोई यदि हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो कहलाएगी हमारी क्या? डाईमीटर। क्या कहलाएगी? इसी लाइन को हम क्या कहेंगे? डाईमीटर। डाईमीटर यानी कि व्यास। क्या कहलाएगा? व्यास। देखो, सर्कमफेरेंस से लेकर के सर्कमफेरेंस तक एक लाइन जाएगी, कहां से होते हुए? केंद्र से होते हुए, तो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। ये समझ में आ गया? यानी कि यहां से एक चीज कंप्लीट हो गई कि यहां से लेकर के यहां तक क्या है? हमारा व्यास। अगर हम व्यास को D ले लें, व्यास को क्या ले लें? D, ठीक है। तो ये कितनी रेडियस से मिलकर बन रहा है? एक रेडियस यहां से यहां तक है, दूसरी रेडियस यहां से लेकर के यहां तक है। तो यानी कि कितनी हो रही? 2
आर। ठीक है, यानी कि दो रेडियस को मिला करके क्या बना, एक डायमीटर बना। तो हम यहां से आर इक्वल का लिख सकते हैं d/2। ये इसकी थी बेसिक चीज है वृत्त की। ठीक, हम जो वृत्त पे सवाल बन सकते हैं, वृत्त पे सवाल तीन तरीके से बनते हैं। पहला जो बनेगा जाके भुजाओं पर आधारित, भुजाओं पर आधारित। दूसरा बनेगा जाके क्या, कोण पर आधारित, कोण पर आधारित। और तीसरा जो बनेगा जाके सवाल, वो बनेगा जाके इसके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर आधारित। ये इस पे जो बनेंगे जाके तीन सवाल तरीके बनेंगे जाके, यानी कि जो भुजाओं पर आधारित होंगे, जो उसकी लाइन पर आधारित होंगे, उसके बाद में एंगल पर, और उसके बाद में एरिया पर आधारित सवाल। तो ये तीन तरीके के सवाल बनेंगे इसमें। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, 10 यानी कि वृत्त। तो उसमें जो बात की गई है केवल दो इन चीजों की बात की गई है, भुजाओं की और कोण की। क्षेत्रफल की जो तो आप पढ़ोगे जाके, तो इसके लिए एक चैप्टर अलग से है, चैप्टर नंबर 12, सॉरी 12 या 13 जो भी होगा वो देख लेंगे, वो पता नहीं। लेकिन इसके लिए एक अलग से चैप्टर दिया गया है। तो हम इसमें दो की बात करेंगे, किसकी, भुजाओं पे आधारित और कोण पर आधारित। तो चलिए देखते हैं अब इससे आगे, यानी कि हम समझ सके कहां तक, इसको व्यास तक हम इसको समझ गए। और व्यास और त्रिज्या के बीच में हमने संबंध भी ज्ञात कर लिया कि जब हम व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है कि दो त्रिज्याओं के मिलाकर के एक व्यास बनता है, या एक त्रिज्या कैसी होगी, या कि व्यास का आधा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या चीज हमें मिलेगी। जैसे एक हमारा दिया है ये सर्किल कोई, अब एक सर्किल, ये हम ये चीज जान ही चुके कि ये हमारा केंद्र है। कोई भी एक सर्कल से जो स्पर्श रेखाएं होंगी, यानी कि जो इस तरह से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, देखो, तो ये जो स्पर्श करते हुए जाएगी ये क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, यानी कि इसी को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है, अच्छा, ये स्पर्श रेखा हो गई। एक चीज देखिए, परिधि से परिधि तक, यानी सरकमफेरेंस टू सरकमफेरेंस, एक कोई हम रेखा अगर खींच दें इस तरह से, कहां से, सरकमफेरेंस से लेकर के सरकमफेरेंस तक, और वो कहां से होकर के नहीं जा रही है, सेंटर से होकर नहीं जा रही है, तो वो क्या कहलाएगी, जीवा। ये क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक, इधर लिख देते हैं, ये क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ठीक है, तो स्पर्श रेखा मेरी समझ में आ गई, और जीवा यानी कि कॉर्ड समझ में आ गई। अगर देखो, जीवा को हम ऐसे ही ऊपर बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं, ये भी जीवा होगी सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस तक, ये भी जीवा होगी सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस तक, और ये भी तो जीवा होनी चाहिए। लेकिन ये गुजर कहां से रही है, केंद्र से होकर। तो जब केंद्र से होकर के वो जीवा गुजरेगी, तो उस जीवा को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, क्या, वही नाम क्या होता है, व्यास। यानी कि यहां से एक चीज समझ में आई हमारे, क्या, कि व्यास भी क्या है, एक जीवा ही है। व्यास क्या है, एक जीवा है। लेकिन हमने क्या किया, उसको सेंटर से गुजार दिया, तो हमने कोई स्पेशल नाम दे दिया, क्या, व्यास। तो ये समझ में आ गया। ठीक, स्पर्श रेखा हो गई, जीवा हो गई। अब इसके आगे देखो, कोई एक रेखा हमने मान लो इस तरह से खींच दी, तो ये तो इसको छेदते हुए जा रही है, तो ये जब छेदते हुए जाएगी, ठीक, तो इसको कहेंगे हम क्या, छेदक रेखा। क्या कहेंगे इसको, छेदक रेखा। ठीक है, यानी कि, ठीक, ये छेदक रेखा हो गई। उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं कुछ और चीजों को। तो इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं आगे। हम पहुंच गए कहां तक, छेदक रेखा तक। जीवा देख लिया, स्पर्श रेखा देख ली, और इसके बाद में कोई रेखा बची नहीं। अब इसके रेखाओं से संबंधित देखो सवाल कैसे बनेंगे जाके वो देखिएगा। इसको भी इरेज कर दें, चलो बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पढ़ते रहेंगे। तो देखते हैं आगे।
चलो देखो, तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे, इसमें हमारी छेदक रेखाएं हो गई थी। अब छेदक रेखा के बाद में देखते हैं कि और कैसे बन सकता है, इसको करते हैं इरेज। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, और नहीं ले लिया तो वीडियो को आप पॉज करिए, बैक करिए और फिर से लीजिए और चलते हैं, देखते हैं। देखो, अब इसकी स्पर्श रेखाओं को देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये बनेगा जाके कि कोई एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं किससे, स्पर्श रेखा। देखो, अगर कोई एक वृत्त दिया है तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किस तरह से, जैसे ये मान लो हो गई, एक तो ये खींच दी हमने, दूसरी ये, सॉरी, दूसरी मान लो ये हो गई, ठीक, स्पर्श रेखा है, ये हो गई, ये हो गई, ठीक, यहाँ स्पर्श करते हुए जा रही है इसको, ये हो गई, ठीक, कितनी भी खींची जा सकती हैं। यानी कि एक वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं वो अनंत खींची जा सकती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट। एक स्पर्श रेखा जो है वृत्त की कितनी खींची जा सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं एक वृत्त पर। अब देखो, अगर वृत्त आपका, मैं लिखने में टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बोलते चल रहा हूं, आप लिखते चलना है इसको, ठीक है। जब वृत्त, लिख भी रहा हूं, चलो, जब वृत्त, दो वृत्त की बात करें, यहां पर तो एक वृत्त था, अब दो की बात करें। जब वृत्त, जब, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, जब दो वृत्त, जब दो वृत्त एक दूसरे को काटें, जब एक दूसरे को काटें तब उभयनिष्ठ, तब उभयनिष्ठ स्पर्श, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। जब दो वृत्त एक दूसरे को कैसे काटें, जब दो वृत्त एक दूसरे को काटें, यानी कैसे, जैसे एक वृत्त ये बना, दूसरा वृत्त ये बना, जब इस तरह से काटेंगे तो कह रहा है तो स्पर्श रेखाओं, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो इसको भी स्पर्श करे और इसको भी स्पर्श करे, ठीक है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी जाके, एक तो देखो ये खींची जा सकती है, स्पर्श करते हुए जा रही, दूसरी ये खींची जा सकती है, ठीक, यहाँ पे स्पर्श करते हुए जा रही है। तो जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या अधिकतम दो हो सकती है, दो हो सकती नहीं, दो होगी, दो होगी, ठीक है। तो ये पहली चीज समझ में आई क्या, जब दो वृत्त एक दूसरे को काटें तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या अधिकतम दो होगी, या अधिकतम को भी हटा सकते हो, दो होगी, अधिकतम और कम क्या हुआ, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होगी, दो ही होगी, दो से अधिक नहीं होंगी। सॉरी, मिनिमम तो खैर एक भी हो सकती है, मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, लेकिन अधिकतम जो है वो दो होंगी, ये सही लिखा है फिर तो अब इसके बाद हम देखते हैं, इसको हटाते हैं और दूसरी चीज को लिखते हैं। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें, कैसा करें, अंतः स्पर्श करें, अंदर से, ठीक है, अंतः स्पर्श करें, कैसा करें, अंतः स्पर्श। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें, वो वाली पहली नंबर चीज थी, ये दूसरे नंबर पे है। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, देखते हैं। तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, क्या कह रहा है वो, एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें। अंतः स्पर्श कैसे करेंगे, देखो, जैसे एक वृत्त ये दिया, दूसरा वृत्त ये दिया, एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे, ये अंदर है वृत्त के अंदर, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या एक होगी, कितनी होगी, एक होगी। ये दो नंबर चीज थी, इससे अधिक नहीं हो सकती, ठीक है।
तो जो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा इस पे खींची जा सकती, कितनी खींची जा सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ एक खींची जा सकती है। अगली चीज देखो, ये अंतः स्पर्श था। अब हम देखते हैं इसमें बाहरी स्पर्श करें, ब्रह्मतः स्पर्श करें या बाहरी स्पर्श करें या बाहर से स्पर्श करें। ठीक है, तो बाहर से जब स्पर्श करेंगे तो क्या होगा जाकर, तब स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? देखो, तब स्पर्श रेखाओं की संख्या जब बाहर से स्पर्श करेंगे, जैसे एक ये वृत्त है और दूसरा एक ये वृत्त है, आपस में स्पर्श कर रहे हैं लेकिन बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगी जाके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, एक तो ये हो जाएगी, दूसरी देखो ये हो जाएगी और तीसरी ये हो जाएगी। इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या अधिकतम 3 होगी। इसमें लिखो अधिकतम 3 होगी। ठीक है, तो कितनी हो सकती है? 3 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। देख, तो ये बाहर से स्पर्श हो गया। एक कंडीशन और क्या बन सकती है? ये तीसरी कंडीशन थी, एक कंडीशन और क्या हो सकती है? ये तीसरी थी, ये चौथी है, वो नंबर चेंज नहीं कर पाया था मैं। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करें, ठीक है, किसी भी तरीके से स्पर्श न करें, जब स्पर्श नहीं करेंगे तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? देखते हैं। तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? मतलब स्पर्श नहीं करेगा मतलब क्या हो गया? जैसे एक ये हो गया वृत्त और एक ये हो गया वृत्त, तो एक तो देखो ये खींची जा सकती है जो इसको भी स्पर्श कर रही है, इसको भी स्पर्श कर रही है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो इसको भी करे और इसको भी करे। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक है, तो दूसरी क्या खींची जा? दूसरी ये खींची जा सकती है, ये हो गई, दो रेखाएं हो गई। तीसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की खींची जा सकती है, ये यहां से, सॉरी, यानी इसको टच करते हुए जा रही। ठीक है, तो अब मेरे पास में कोई वो पैमाना तो है नहीं कि जैसे सीधी खींची जा सके लाइन, बस आपको समझाना चाह रहे, तो इसको समझ के चलिए कि एक ये स्पर्श रेखा हो सकती है, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और चौथी जो हो सकती है वो देखो ये हो सकती है इस तरह से। ठीक है, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या अधिकतम कितनी होगी? अधिकतम 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। ठीक, तो ये हमारी ये 4 कंडीशन थी, तो चारों बता दें एक बार में। देखो, एक बार एक साथ इनको बना के दिखा दे रहा हूं आपको, यहाँ पे बार बार लिखना पड़ता है इसलिए मैंने ये ऐसी चीजें रखी। तो देखो, पहली सिचुएशन हमारी जो बन रही थी वो क्या बन रही थी? जब एक दूसरे को काट रहे थे। ठीक, दूसरी जो सिचुएशन बन रही थी वो एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे थे इस तरह से। तीसरी सिचुएशन जो बन रही थी वो बाहर से स्पर्श कर रहे थे, ब्रह्मतः स्पर्श। ठीक, और जो चौथी कंडीशन बन रही थी वो क्या बन रही थी कि एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं कर रहे थे इस तरह से। तो इसमें एक बार देख लेते हैं, इसमें अधिकतम जो थी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 1 2 थी, इसमें कितनी? यानी कि 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसमें 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। कितनी? 3। और इसमें 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। ठीक, तो ये 4 कंडीशन थी आपके, 4 की चारों हमने समझा दी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये स्पर्श रेखाएं थी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, जिसको इंग्लिश में आप टेंजेंट बोलते हो। कितनी कॉमन टेंजेंट कहां पर होंगी ये समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे आगे। तो अब कुछ इससे जो बनने वाले रेखाओं से बनने वाले और सवाल कैसे हो सकते हैं देखिएगा। जैसे
कोई एक सर्कल दिया है, ठीक, और सर्कल से एक स्पर्श रेखा जा रही है इस तरह से। सर्कल के सेंटर पॉइंट से अगर स्पर्श रेखा तक कोई एक लाइन आएगी तो वो हमेशा इस पर कितना बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। यानी कि हम यहां से, ये क्या है, एक हमारी रेखा कह लो या इसको कह लो त्रिज्या, ठीक। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक। मैंने अभी बात कर रहे थे किसकी, भुजाओं की, तो यहाँ पे कोण कहां से आ गए, ये थोड़ा सा जरूरी था इसलिए बता दिया। देखो अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, आपको जो बताना चाह रहे वही बताना चाह रहे कि कहीं अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है और ये, इसको हम O ले लें, इसको P ले लें और इसको T ले लें, ठीक, और हमें यहाँ पे OP और PT दिया है, तो हम OT को निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सिचुएशन कैसी बन रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम एक चीज को यहां से निकाल सकते हैं, क्या कि OT का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, OP के स्क्वायर के, यानी लंब और प्लस आधार क्या, PT का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री बना तो हमारा कर्ण क्या बन गया, ये बन गया, ठीक। तो पहली सिचुएशन ये बन गई। आगे देखो, जब भी ऐसा कुछ दिया होगा तो हम यहां से इस तरह से निकाल सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और स्पर्श रेखा उस पर हमेशा कैसा बनाएगी, 90 डिग्री कोण बनाएगी। ये हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन देखो, अगर कहीं भी एक हमारा सर्किल दिया गया है और सर्किल से एक स्पर्श रेखा इस तरह से जा रही है, ठीक, एक स्पर्श रेखा जा रही और दूसरी एक छेदक रेखा जा रही। एक तो स्पर्श रेखा है, दूसरी छेदक रेखा है। ये यहाँ पे PO, ये T ले लो, इसको ले लो R, इसको O नहीं लो, इसको कुछ और चाहे ले लो, Q ले लो, ठीक, क्योंकि O इसको लेते हैं। अब देखो जहां भी इस तरह कंडीशन बन जाएगी जाके, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं स्पर्श, दूसरी कंडीशन है ये हमारी, स्पर्श रेखा तथा छेदक रेखा, स्पर्श रेखा तथा छेदक रेखा में संबंध क्या होगा, संबंध देखिएगा, स्पर्श रेखा तथा छेदक रेखा के बीच में संबंध क्या होगा जाके, ये यहां से लेकर के यहां PT, यानी एक रेखा हमारी PT और मल्टीपल Q2 का, QT, यानी कि ये वाली रेखा, ठीक, PT मल्टीप्लाइड बाई QT, ये किसके बराबर होगी जाके, RT का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया, यानी क्या होगा जाके RT का स्क्वायर। यहां से लेकर के ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों का मल्टीपल कैसा होगा जाके, जो हमारी स्पर्श रेखा है उसका स्क्वायर, ठीक। तो स्पर्श रेखा तथा छेदक रेखा के बीच में संबंध हमें क्या समझ में आया कि जो छेदक रेखा दी गई है और उसके बाहर की जो रेखा है उनका मल्टीपल किसका होगा, हमारी जो स्पर्श रेखा है उसके स्क्वायर के बराबर होगा जाके, ठीक। तो अभी स्पर्श रेखा छेदक रेखा के बीच में संबंध, तो दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन क्या बनेगी जाके, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखा के बीच में संबंध, स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखा, दोनों बार स्पर्श रेखा है, ठीक। स्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखा के बीच में संबंध क्या होगा जाके, जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ये कोई इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी कोई छेदक रेखा है, दूसरी कोई छेदक रेखा ये है, ठीक है। तो
ये P Q ये R S और T इस तरह से दिया गया है। ठीक, तो जो कंडीशन उसमें बन रही थी वही कंडीशन सेम इसमें बनेगी जाके, क्या कि यहां से P Q नहीं सॉरी P R, ये सबसे पहले बड़ी लाइन लो। ठीक, P R का मल्टीपल किसके बराबर होगा, P R और Q R का मल्टीपल किसके बराबर होगा, R S और R T के बराबर। ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि यहां से लेकर के यहां तक का मल्टीपल और यहां से लेकर के यहां तक का, इन दोनों रेखाओं का मल्टीपल किसके बराबर होगा, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक का। ठीक, तो ये स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में संबंध हो गया। दो स्पर्श रेखा हैं उनके बीच में ये संबंध है। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या होगा जाके। आगे कौन सिचुएशन बन सकती है, आगे जो बन सकती है, दो, ये चौथा ही है ना, हाँ, दो जीवाओं के बीच, दो जीवाओं के बीच संबंध। देखो दो जीवाओं के बीच में कैसे संबंध बनेगा, एक हमारा कोई सर्कल दिया है, इसका ये कोई सेंटर दिया है। ठीक, वो मान लो इसको, एक जीवा हमारी ये दी गई है, दूसरी जीवा हमारी ये दी गई, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, कुछ भी मान लो। ठीक, तो इनके बीच में जो संबंध बनेगा जाके वो भैया क्या बनेगा जाके, देखो S से Q तक, S से Q मल्टीपल Q से T, ये बराबर किसके होगा जाके, ये बराबर किसके होगा, P से Q PQ एंड मल्टीप्लाई बराबर QR, किसके बराबर होगा, QR के बराबर होगा। ठीक, तो ये थे जीवाओं के बीच में संबंध, दो जीवाएं होंगी तो किस तरह से संबंध अपने आप में स्थापित करेंगे जाके। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी सवाल जो रेखाओं से संबंधित होगा, यानी कि आपके सर्कल में जो रेखाएं से सवाल बनेगा जाके, वो किसी भी तरह से छूट सकता है, नहीं छूटेगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। शायद नहीं भी छूटेगा, कोई भी चीज बची नहीं है अब इसमें, जीवाएं हो गई, सारी चीजें हो गई हैं। ठीक, तो अब हम चलेंगे किसमें, जो अभी किसमें चल रही थी, रेखाओं पर आधारित सवाल इतने बन सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस तो बाद में करवाएंगे। ठीक है, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब करवाएंगे। अभी आपने देखा रेखाओं पे आधारित जो सवाल बन सकते हैं वो थे। अब हम देखते हैं कोण पे आधारित, कोण पर आधारित कैसे सवाल बनते हैं, देखिएगा। देखो कोण पर आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे जाके, पहली सिचुएशन देखते हैं। पहली सिचुएशन क्या बनेगी जाके, पहली हमारी प्रमेय है, हालांकि प्रमेय को यहाँ पूरा डिफाइन नहीं करेंगे, बस आप थोड़ा सा देखते चलो। पहली प्रमेय क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होगा। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होगा, समकोण होगा। देखते हैं किस तरह से। कोई एक हमारा ये सर्किल है, ठीक, और ये कैसा, ऊपर का आधा हो गया, नीचे का आधा हो गया, नीचे भी अर्धवृत्त है, ऊपर भी अर्धवृत्त है। ठीक है, जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं इसमें। यहां से देखो, एक कोई हमने इस तरह से बनाया, ये O है, ये P, ये Q और ये R। तो हम यहां पर जो लिखेंगे जाके सीधा सीधा, अभी समझा भी रहे आपको, एंगल PQR इक्वल कितना, 90 डिग्री। देखो जिस भी एंगल को हम लेते हैं उस एंगल को हमेशा बीच में लिखते हैं, यानी एंगल PQR इक्वल 90 डिग्री। दूसरा इसमें समझिएगा, मान लो हमने इसको इस तरह से कर लिया, यहां से लेकर के यहां ऐसे, तो तब भी जो एंगल ये होगा जाके, ठीक, तो वो भी कितना होगा जाके, वो भी कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल PSR इक्वल कितना, 90 डिग्री। ठीक,
या हम कोई और भी एंगल यहां से ऐसे खींच दें, ये हमेशा कैसा रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। यानी अर्धवृत्त बना कोण हमेशा कैसा होगा, समकोण होगा। ठीक, ये इसकी पहली सिचुएशन थी कोण पर आधारित। दूसरी देखो, दूसरी है कि इसी से वो निकल के आ जाएगी, क्या, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बनी कोण का, केंद्र पर बनी कोण का आधा होता है, आधा होता है। यानी परिधि पर बना कोण केंद्र पर बनी कोण का कैसा होगा, आधा होगा। यानी परिधि पे जो भी कोण बनेगा वो केंद्र से कैसा होगा, आधा होगा। या हम इसी को ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि परिधि पर जो केंद्र पर बना कोण परिधि की केंद्र परिधि के कोण से कैसा होगा, दोगुना होगा। कहने का तात्पर्य ये होगा कि जो कोण आपका परिधि पर बनेगा जाके वो कैसा होगा, आधा होगा, और केंद्र पर बना कोण कैसा होगा, हमेशा दोगुना होगा। देखो इसी से समझ लेते हैं। ये कहां बन रहा, परिधि पे। ये सारे कोण किस पे बन रहे, परिधि पे। यहाँ पे क्या कोण बन रहा है, ये केंद्र पर। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कितने का है, सीधी लाइन 180 डिग्री का। ठीक, इसको देखो, मैं आपको यहाँ फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो ये दिया है, ठीक, और कोई कंडीशन इस तरह की बन रही, ऐसे, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा जाके, हमेशा इससे ये कैसा होगा, दोगुना होगा जाके। ठीक, ये समझ में आ गया। या इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हो, परिधि पर बना कोण केंद्र पे बने कोण के आधा होता है, लेकिन उसका बेस कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक, कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी कि परिधि पर बना कोण केंद्र कोण से कैसा होगा, आधा होगा। अगर ये हमने थीटा लिया तो ये कैसा हो गया, 2 थीटा हो गया। या आगे कुछ नहीं तुम समझ पा रहे, बस इतना ही याद रखो, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण से, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी कि अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक, मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके। यानी कि 2 सिचुएशन हमने आपको समझा दी। पहला, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। दूसरा, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का कैसा होगा, आधा होगा। किसी भी सिचुएशन में मान लो, कैसी भी कंडीशन बने, ठीक, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कोण बन कहां पर रहा है, परिधि बन रहा है या केंद्र बन रहा है। देखो दूसरा तुम्हें ऐसा भी दे सकता है सिचुएशन, जैसे देखो ये यहां और ये यहां। ठीक, अगर ये कैसा होगा जाके, ये थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कहां बन रहा है, परिधि पे, और ये कहां बन रहा है, केंद्र पे। हमेशा हो सकता है यहाँ पे तुम्हें समझने में कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखो कि जो भी कोण परिधि में बनेगा उससे जो केंद्र बनेगा कोण वो कैसा होगा, हमेशा दोगुना होगा, और परिधि वाला आधा होगा। ठीक, तो इसके बाद चलते हैं आगे, और इसमें देखो कोण कैसे बन सकते हैं। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का कैसा होगा, आधा होगा। तीसरी कंडीशन जो इसमें बन जाएगी जाके, वो ये कि कोई इस तरह से कोई कोण बने हुए हैं, देखो ये क्या बने हैं, एक ही वृत्तखंड बने हैं। यानी कि नीचे अगर हम इसको यहां से देखें तो ये क्या, नीचे का अलग है, ऊपर का अलग है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम, एक ही वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड में बने कोण
एक ही वृत्तखंड में बने कोण हमेशा कैसे होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ये कहाँ बन रहे, एक ही वृत्तखंड बन रहे, यानी कि अगर ये थीटा होगा तो भैया ये भी कैसा होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये कोण पर आधारित तीन ही चीजें थी, और एक 90 डिग्री वाला तो मैंने बता ही दिया आपको कि वो जो बनेगा जाके तो वो यहाँ से 90 डिग्री होगा, वो बता ही चुके हैं। और इसमें कुछ मुझे लगता नहीं है कि शायद कुछ बचे हों, इतनी थी चीजें। तो ये एक्सरसाइज जो 10 थी एक्सरसाइज, उसके जितनी भी चीजें थी सर्कल के बारे में वो सब आपको पता चल चुकी हैं। तो चलिए अब एक एक्सरसाइज लगा लेते हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू।